नमस्कार, कैसे हो आप सभी? तो आप सभी लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर आपने इंडियन पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी के लगभग बहुत सारे टॉपिक यूट्यूब पर करवा दिए हैं। लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम है उनमें पूछा जाता है, वो टॉपिक है भारतीय निर्वाचन आयोग का। वो अभी तक आपने क्यों नहीं कर पाया? और देखो मैं भी वेट यही कर रहा था कि जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं आगे, चाहे आरएस प्री का एग्जाम हो, चाहे यूआरओ का एग्जाम हो, चाहे सेकंड ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे आरपीएससी का कोई अदर एग्जाम हो, तो उसको टारगेट करते हुए मैं चाहता हूं कि एक क्लास कंप्लीट यहां पर करवाई जाए। और इस क्लास को मैंने तैयार भी उसी तरीके से किया है कि अगर आप लोगों ने थोड़ी सी थियरी वगैरह पढ़ रखी है इस टॉपिक की, तो अगर आप ये क्लास देख करके चले जाएंगे तो इस टॉपिक की जो समझ है वो आपकी बहुत बेहतर बन जाएगी। आपको पता भी लग जाएगा कि किस किस तरह के प्रश्न आरपीएससी इससे पूछ सकती है। आपको पता भी लग जाएगा कि इस टॉपिक में से क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या चीजें इसमें से छोड़नी है। और बाकी मैं हर एक क्लास में कहता हूं कि जब भी इस तरह की क्लास आपके सामने आती है तो आप लोगों को यह भी देखना चाहिए कि मुझे इसमें से कितने प्रश्न आ रहे हैं। अगर प्रश्न मान लो आपको कम आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले अपना फर्ज ये बनता है कि कोई भी ऑथेंटिक बुक्स है वो आप लें और उसके बाद में इस टॉपिक को बहुत गहराई से पढ़ें। गहराई से पढ़ने के बाद आप इस तरह की क्लास देखें ताकि आपके माइंड में जो क्लियरिटी है वो एकदम से आ जाए कि जो चीज मैंने पढ़ी है वो चीज सही है या फिर नहीं है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस क्लास से मिल जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों से इतना कह सकता हूं कि अगर आप लोगों ने ये क्लास देख ली तो भारतीय निर्वाचन आयोग को लेकर के आपका पूरा कंसेप्ट मैं यहाँ पर आपका क्लियर कर दूंगा। और हर एक क्लास में जो मेरे साथ में रेगुलर जुड़े हुए हैं क्वालिटी एजुकेशन के जो यूट्यूब चैनल हो चाहे ऐप हो, उनको बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं प्रश्न करवाता हूं तो उन प्रश्नों की संख्या रहती है थोड़ी सी कम। लेकिन अगर मैं कोई भी प्रश्न है वो इस तरीके का आता है जैसे आरपीएस से आजकल आप लोगों से पूछ रही है, फिर बहुत डिटेल में उस प्रश्न को आपके सामने सोल्व करता हूं, उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूं। और लगभग मैंने जितनी भी क्लासेस अब तक करवाई है उनका सबका बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम में परफॉर्म किया। उसके बाद भी मैं सभी से यही कहता हूं हर एक क्लास में कि आपको खुद भी को भी अपने स्तर पर पढ़ते रहना चाहिए। आपको किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपको क्लास देखनी है, बहुत अच्छे से देखनी है, उसका फायदा लेना है, लेकिन अपने स्तर पर प्रयास करने बंद नहीं करने हैं। क्योंकि अगर आप भारतीय निर्वाचन आयोग को देखोगे तो आपको खुद को भी प्रयास करना चाहिए प्रश्न देकर कि जैसे आपके सामने कोई नई न्यूज अखबार में आती है, नया कोई भी कंसेप्ट आपके दिमाग अखबार में आता है या फिर न्यूज में आप सुनते हो, तो आप खुद थोड़ा सा प्रयास करें कि यार इसके संबंध में इसका इतिहास क्या है, इसके संबंध में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमसे पूछ सकते हैं। वो सारी चीजें अगर आप जितने अपने माइंड में रखोगे, जितना क्यूरियोसिटी आपके अंदर होगी, उतना ही टॉपिक को लेकर आपकी समझ बहुत शानदार होगी। ठीक है ना? बाकी वो समझ बनाने का काम मेरा है, आप मेरे पे छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो। अब देखो आपके सामने प्रश्न है, पहला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब किसी के लिए ये एक प्रश्न है, लेकिन जो लोगों को वन लाइनर प्रश्न पढ़ने की आदत है वो बेसिक क्लासेस देखना पसंद करते हैं जिसमें 500 से 600 क्वेश्चन करवा दिए जाते हैं 3 से 4 घंटे में। तो मैं कहूंगा कि एक बार इस तरह की क्लास आप लोग देखें। जैसे एक प्रश्न आपके सामने है, तो ये एक प्रश्न नहीं है, ये 4-5 प्रश्न है। और ये 4-5 प्रश्न होने के साथ साथ जब मैं इसको अभी सॉल्यूशन करूंगा इसका, तब इनकी संख्या और बढ़ जाएगी। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है उसको लेकर के किसी भी तरह की कोई भी चिंता ना करें। आप ये देखें कि प्रश्नों की क्वालिटी आपको कैसी मिल रही है यहाँ पर। ठीक है, चलो। अब जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भाग 15 वो अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है। तो पहली बात है, में पढ़ते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। ये आपके सामने है भारतीय चुनाव आयोग। अब इसके संबंध में कौन कौन सी चीजें हैं जो आप लोगों को यहां पर पता होनी चाहिए। पहला तो यह कि एक संवैधानिक निकाय है। और संवैधानिक निकाय कौन सा होता है? जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भाग, किसी अनुच्छेद, किसी अनुसूची में होता है, तो वो आयोग या फिर वो जो एजेंसी है, वो जो संस्था है, वो कैसी होती है? संवैधानिक संस्था होती है। और ऐसा आयोग या फिर ऐसी कोई संस्था है जिसकी स्थापना किसी अधिनियम के माध्यम से हुई है, तो वो होती है सांविधिक संस्था। जिसकी स्थापना न तो किसी संविधान में उसका उल्लेख है, न ही किसी उससे संबंधित कोई अधिनियम आया हुआ है, तो वो क्या है? गैर वैधानिक संस्था है या फिर गैर संवैधानिक संस्था उसको हम मानते हैं। तो संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 और अनुच्छेद भी कहां से? आर्टिकल 324 से लेकर के
329 तक इसके संबंध में सारे प्रावधान है। अभी जब आप देखेंगे, मैं बेयर एक्ट जो इसका सबसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है पॉलिटी को जब भी हम पढ़ते हैं, संविधान को जब भी हम पढ़ते हैं, तो उस बेयर एक्ट के भी कुछ चीजें मैं आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूंगा। ठीक है, आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे जब आप खुद अगर इस टॉपिक को तैयार करना चाहते हैं, खुद इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं, तो कैसे आप बेयर एक्ट की कुछ चीजें हैं जिनको काम में ले सकते हैं और एग्जामिनर उनसे किस तरह के प्रश्न पूछता है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा अभी। तो भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक है। और ये क्या है, एक इसकी जब स्थापना हुई थी, ये अस्तित्व में आया था 25 जनवरी 1950 को, ये अस्तित्व में आया था। और 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 25 जनवरी 1950 को ये अस्तित्व में आया, इसका कार्यालय अस्तित्व में आया, और इस दिन हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय ये एकल सदस्य आयोग था, यानी इसका नाम आयोग था, लेकिन इसमें कितने सदस्य थे, तो एकल सदस्य आयोग था। और वो कौन थे, उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और इस पद पर नियुक्त होने वाले, इस पद पर सुशोभित करने वाले पहले हमारे निर्वाचन आयुक्त कौन थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। ये बात हो गई। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक समिति बनाई गई, जिस समिति का नाम था तारकुंडे समिति। यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। फिर एक समिति बनाई गई, अभी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये यहां पर हो गया। अब देखो, केंद्रीय निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भाग 15 आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक है। पहला स्टेटमेंट हमारा एकदम सही है। दूसरा है कि तारकुंडे समिति की सिफारिश पर आयोग एक सदस्य से बहु सदस्य बनाया गया, ये भी बात यहां पर सही है। पहले एकल सदस्य आयोग था, 1989 में इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, बहु सदस्य आयोग बन गया। यानी एक तो हो गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो क्या हो गए, अन्य निर्वाचन आयुक्त। लेकिन फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1990 में इस प्रावधान को फिर से समाप्त कर दिया। यानी फिर से क्या हो गया, 1990 में एकल सदस्य आयोग हो गया। ठीक है, समझ गए, एकल सदस्य आयोग हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ कि फिर 1993 में इसको यहां पर लिख देते हैं, 1993 में इसको फिर से बहु सदस्य कर दिया। और अभी भी वर्तमान में क्या है, एक बहु सदस्य आयोग है। और एक तो होते हैं इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो दो क्या होते हैं, अन्य चुनाव या निर्वाचन आयुक्त होते हैं। और ये किस समिति की सिफारिश किया गया, वो थी दिनेश गोस्वामी समिति। ये हो गया भाई साहब हमारे चुनाव आयोग से संबंधित सारी बातें। अब पहली स्टेटमेंट देख लिया, दूसरा स्टेटमेंट देख लिया, तीसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो सुकुमार सेन है वो भारत के एकमात्र मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। अब देखो क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या। इसका मतलब जब हम पढ़ते हैं तो हमें संवैधानिक प्रावधानों के साथ साथ जो भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं या फिर कोई अन्य जो आयुक्त बने हैं उनके संबंध में क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे यहां पर आपके सामने आया सुकुमार सेन का नाम, तो सुकुमार सेन जो थे उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ा था। राष्ट्रपति का चुनाव किसने लड़ा था, तो एक टीएन सेशन हमारे बहुत प्रसिद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुए हमारे पूरे इतिहास में। उन टीएन सेशन साहब ने क्या लड़ा था, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो होता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो वो होता है। यह भी यहां पर गलत है। इनका कार्यकाल क्या होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष। यानी कार्यकाल होता है 6 साल और सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष। यानी ये भी गलत है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, बाकी तीसरा और चौथा गलत है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, हमारा डी इसका सही आंसर है। इस तरीके से आपको प्रश्न करना है। अब आप खुद देख सकते हैं कि ये कैसा प्रश्न है। भाई ये वन लाइनर प्रश्न होता तो इसमें सिर्फ हम एक फैक्ट को कवर करते, लेकिन ये आपको पता है कि इसमें कितने सारे तथ्य चीजें सामने आ गई। तो क्या चीजें याद रखनी है, भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में है, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक है। जब इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को, उस समय ये एकल सदस्य आयोग था। बाद में 1989 में ये बहु सदस्य आयोग बना, लेकिन 1990 में इसको फिर से एकल सदस्य आयोग बना दिया गया। 1993 में दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये बहु सदस्य आयोग बना। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। इनका कार्यकाल क्या होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। और उसके बाद में एक चीज याद रखनी है आपको
कि ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, यानी इनको इसी पद पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को फिर से मुख्य निर्वाचन आयुक्त नहीं बनाया जा सकता, यानी पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। ये बात ध्यान रखना। तो राइट आंसर हो गया हमारा यहां पर डी। अब देखो ये है भाग 15 भारतीय संविधान। अब बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि आरपीएससी बार बार कह रही है कि आपको ऑथेंटिक चीज पढ़नी चाहिए, ऑथेंटिक चीजें पढ़े, जो सरकार के जो मूल डॉक्यूमेंट है उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। ये आपके सामने ऑथेंटिक है, ये है बेयर एक्ट। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ में इस पूरा जो भारतीय संविधान का है लेटेस्ट 26 मई 2025-26 का जो अपडेटेड है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, अगर आप लोगों की डिमांड आएगी तो। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो आर्टिकल 324 तो हमने पढ़ लिया, अब 324 एक में क्या है वो यहां पर देखते हैं। तो पहला है कि संविधान के दिन संसद प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए करवाए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना, उन सभी निर्वाचनों का अधीक्षण करना, उसका निर्देशन करना, नियंत्रण करना, ये सारे काम किसके होंगे? निर्वाचन आयोग के काम होंगे। तो कौन कौन से चुनाव करवाता है? एक तो करवाएगा ये राष्ट्रपति के, उसके अलावा उपराष्ट्रपति, उसके अलावा संसद और उसके अलावा राज्य विधानमंडल। इनके संबंध में इनके चुनाव करवाना, इनकी निर्वाचक नामावलियां हैं वो तैयार करना, इसकी जो चुनाव है इनका अधीक्षण करना, इसका निर्देशन करना, इसका नियंत्रण करना, ये सारे काम किसके हैं? आर्टिकल 324 एक के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग ये काम करेगा। दो में क्या लिखा हुआ है? दो में लिखा हुआ है कि निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्त यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करेगा। अब देखो निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे, अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे, ये नियुक्त करने का, बढ़ाने का पावर किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे? जो राष्ट्रपति समय समय पर तय करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? इसको समय समय पर तय करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति संसद के द्वारा इस निमित्त बनाए गए विधि के उपबंध के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। नियुक्ति कौन करेगा इनका? राष्ट्रपति करेगा। और आठ हमारे संविधान जो है उसमें क्या लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति किस रीति से करेगा, किस विधि से करेगा? तो ऐसी विधि जो संसद के द्वारा बनाई गई थी, यानी संसद द्वारा बनाई गई विधि के आधार पर राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। ये सेकंड में लिखा हुआ है। तो दो चीजें आपसे क्लियर हो गई आपके। पहली बात है कि निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से यदि कोई हो जितने राष्ट्रपति समय समय पर नियत करे, मिलकर के बनेगा। यानी अन्य निर्वाचन आयुक्त कितने होंगे ये कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति जाहिर करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किस आधार पर करेगा? तो इसके संबंध में संसद क्या बनाएगी? विधि बनाएगी और उस विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति क्या करेगा? इनकी नियुक्ति करेगा। आगे हम देखेंगे कि कैसे नियुक्ति इसके संबंध में की जाती है। ये बात हो गई 224(2) की। 3 क्या कहता है कि जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यानी इसके अध्यक्ष कौन होगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है इसका अध्यक्ष होगा। ये 3 में लिखा हुआ है। 4 में लिखा हुआ है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्यसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले, विधानसभा के साधारण निर्वाचन से पहले, उसके पश्चात द्विवार्षिक निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन से परामर्श करने के पश्चात द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कर्तव्यों के पालन में आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकेगा जितने वह आवश्यक समझे। ये बात 4 में लिखी हुई है। 5 में लिखी हुई संसद विधि द्वारा उपबंध करते हुए निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा शर्तें, पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति नियम के द्वारा निर्धारित करेगा। तो इनकी पदावधि कितनी होगी, इनकी सेवा शर्तें क्या होगी? तो राष्ट्रपति नियम के द्वारा अवधारित करेगा। और किसके अधीन रहते हुए? तो संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए। अगर संसद ने इसके संबंध में कोई विधि बना रखी है तो उस विधि के अधीन रहते हुए इनकी पदावधि, इनकी सेवा शर्तें, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो राष्ट्रपति नियम के आधार पर इनका निर्धारण करेगा। ये हो गई 324(5) के तहत। इसको हटाने का उल्लेख कहां पर है? तो इसको हटाया कैसे जाएगा? तो इनको हटाने का उल्लेख अनुच्छेद 324 के 5 में। ये बात हो गई आर्टिकल 324 में। जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में लिखा हुआ है कि उनको उसी आधार पर हटाया जाएगा जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। यानी संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से इनको हटाएगा और नियुक्ति के पश्चात उनके जो वेतन और भत्ते हैं उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ये 324(5) में लिखा हुआ है। तो 1 देख लिया हमने, 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया। तो जब इस तरह की चीजें आप लोगों के सामने आती है तो आप लोगों को पूरा ध्यान से देखना चाहिए। आपके मन में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि अरे सर ये बता रहे हैं, ये चीज कहां से बता रहे हैं, कहां से ये आई, ये चीजें कहां से पढ़नी है। अगर मैं आपको पूरे इसके संबंध में पूरी चीजें बता दूंगा तो आप खुद अपने स्तर पर बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में सही कथन इनमें से कौन सा है?
पहला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। अब देखो ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अभी अगर आप लोग देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों के संबंध में एक अधिनियम पारित किया गया था 2023 में। उस 2023 के अधिनियम के आधार पर इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, वो जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है, इनकी नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तों के संबंध में एक अधिनियम पारित किया गया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, अधिनियम 2023 में। और इस अधिनियम के आधार पर इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं करता, राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश पर करता है। और वो समिति में 3 सदस्य होते हैं। इसमें से एक होता है प्रधानमंत्री, एक होता है लोकसभा में विपक्ष के नेता, अगर विपक्ष का नेता मान लो नहीं है तो दूसरा सर्वाधिक बड़ा जो दल है, सबसे बड़े दल का नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता। क्योंकि हमारे देश में इस तरह की भी कंडीशन आ चुकी है कि उस समय कोई भी विपक्ष था ही नहीं, विपक्ष का नेता कोई था ही नहीं, तो समिति में कौन हो? तो इसमें क्लियर कर दिया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता, अगर वो नहीं, विपक्ष का नेता ही नहीं है, तो सबसे बड़ा जो विपक्षी दल है उसके नेता को क्या करेंगे? इसमें शामिल करेंगे। एक मेंबर और रह गया, वो मेंबर कौन सा है? प्रधानमंत्री के द्वारा नाम निर्दिष्ट कैबिनेट मंत्री। वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो गृह मंत्री भी हो सकता है और भी कोई हो सकता है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा नाम निर्दिष्ट कैबिनेट मंत्री क्या होता है? इस समिति में शामिल होता है। इस समिति से पहले एक बनती है खोजबीन समिति, और उस खोजबीन समिति को कौन लीड करता है? तो विधि और न्याय मंत्रालय में जो सचिव है वो उस खोजबीन समिति को लीड करता है। और ये समिति 5 नामों की जो सिफारिश है वो इनके सामने करती है, और इन 5 नामों में से इनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को पद पर नियुक्ति करनी होती है। तो नियुक्तिकर्ता कौन है? राष्ट्रपति। और बाकी इसके संबंध में सारी समिति बनी हुई है। अधिनियम कब बनाया है? 2023 का अधिनियम है इसके संबंध में। पहला गलत हो गया। दूसरा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यह भी बात यहां पर सही है। आयोग के अन्य निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। यह भी सही है। हालांकि कोर्ट ने जो है इसके संबंध में यह टिप्पणी की थी कि जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनको भी उसी तरीके से हटाया जाना चाहिए जिस तरीके से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। लेकिन अभी अगर वर्तमान स्थिति में अगर आप देखेंगे तो इसके संबंध में क्लियर प्रावधान कर दिया कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनको, सॉरी, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त है उनको मुख्य निर्वाचन के आयुक्त की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? हटाते हैं। लेकिन राष्ट्रपति वो सिफारिश मानने के लिए क्या है? बाध्य नहीं है, यानी वो बाध्य इसके संबंध में नहीं है। अभी एग्जांपल आएगा इसके संबंध में, वहां पर आप क्लियर समझ जाएंगे। तो यहां पर आंसर क्या होगा? तो ये पूछ रहा है सही कथन कौन सा है? तो पहला सही है, 2 और 3, यानी यहां पर राइट आंसर होगा यहां पर 2 और 3, डी हमारा सही आंसर है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी यहां पर क्या है? एकदम सही है। अब आ गया हमारे सामने तथ्यों से संबंधित। अब देखो इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। तभी मैंने कहा था ना कि सिर्फ संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद रटना पर्याप्त नहीं है। जब तक आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन बने, उससे पहले वो कौन से पद पर रहे, इससे पहले उन्होंने कौन कौन सा काम किया, उनकी पूरी जन्म कुंडली आपको पता होनी चाहिए। और जब आपको जन्म कुंडली पता होगी तो ये मान के चलो कि आपके प्रश्न गलत कैसे होंगे। जैसे आपके सामने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, दोनों को बहुत ध्यान से देखना है। पहला स्टेटमेंट है कि 2009 में क्या हुआ कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालास्वामी ने अन्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला को हटाने के लिए तात्कालिक राष्ट्रपति जो प्रतिभा पाटिल हैं उनसे सिफारिश की थी, लेकिन उनको नहीं हटाया गया। यानी मैंने कहा था ना कि अन्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति इनको हटाते हैं, लेकिन उस समय के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एन गोपालास्वामी, उन्होंने राष्ट्रपति निर्वाचन आयुक्त उस समय नवीन चावला, उनको हटाने के लिए उस समय की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जो थी उनसे सिफारिश की थी, लेकिन उनको नहीं हटाया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होने पर भारतीय निर्वाचन आयोग चुनाव को रद्द कर सकता है।
स्थगित कर सकता है तब पुनर्निर्वाचन करवा सकता है। ये भी बात यहाँ पर सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, एक और दो यहाँ पर सही है। यानी यदि चुनाव में कोई मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट यानी जो एमसीसी है यानी आदर्श आचार संहिता है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो निर्वाचन आयोग उसके चुनाव को रद्द कर सकता है, उसको स्थगित कर सकता है या पुनर्निर्वाचन वहां पर करवा सकता है। ये आंसर हो गया हमारा यहाँ पर सी। कभी कभार आप लोग देखते होंगे कि कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर भारी मात्रा में नकदी मिलती है या फिर कहीं कभी कभार वहां पर जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग करने की कोशिश की जाती है। तो अगर चुनाव आयोग को यह आभास हो जाता है कि यहाँ पर जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है यानी जो आदर्श आचार संहिता है उसका उल्लंघन हो गया है, तो अगर चुनाव हो गए हैं तो फिर से चुनाव करवा सकता है उसको। चुनाव अगर होने बाकी है तो उसको स्थगित कर सकता है, आगे उनको बढ़ा सकता है और उसके अलावा चुनावों पर रोक भी लगा सकता है। ये पावर किसके पास में, चुनाव को रद्द कर सकता है, ये पावर है निर्वाचन आयोग के पास में। दोनों स्टेटमेंट यहां पर एकदम सही है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो अगला प्रश्न है हमारे अनुच्छेदों से लेकर के। मैंने क्या कहा था, आर्टिकल 324 से लेकर के आर्टिकल 329 तक ये सारे आर्टिकल किससे संबंधित है, चुनाव से संबंधित है, भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अब 324 तो हमने देख लिया, उसका 1 देख लिया, 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया, यानी उसको बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया। अब हमारे सामने प्रश्न आता है, एक तरफ तो हमारी तरफ आर्टिकल है, दूसरी तरफ उससे संबंधित प्रावधान है। अगर आप देखेंगे कि आर्टिकल 329, 327, 326 और 328, तो आर्टिकल 326 का संबंध है वयस्क मताधिकार से। वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि प्रत्येक जो वयस्क व्यक्ति है उसको क्या है वोट देने का अधिकार है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या फिर कोई भी हो, अगर वयस्क है। और वयस्क की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति क्या है, मतदान के लिए पात्र है। पहले ये उम्र कितनी थी, 21 वर्ष, लेकिन इसको 21 साल से घटा करके 18 वर्ष किया गया और इसके लिए संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। ठीक है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। यहां पर तीसरा सही है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, ये 329 में है, ये भी यहां पर सही है। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि चुनाव में कोई गड़बड़ हो गई तो न्यायालय में नहीं जा सकते, इसका मतलब है कि निर्वाचन से संबंधित कुछ मामले से जिससे परिसीमन वाला मामला है, स्थानों को जो आवंटन है उससे संबंधित जो मामला होता है उसमें कोर्ट में नहीं जा सकते, यानी वो न्यायालय में प्रसंगत नहीं होगा, ये लिखा हुआ है 329 में। विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, यानी विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं उसके संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति कहां पर है, तो संसद की शक्ति तो है 327 में, और उसी विधानमंडल की शक्ति कहां पर है, तो वो है आपको 328 में। यानी विधानमंडल के चुनाव के संबंध में संसद की शक्ति 327 में, और उसके अलावा जो किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, तो वो कहां पर है, 328 में। इसका मतलब ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 4 है, यानी 1 2 3 4। राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी। ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये आप पढ़ करके जाना वहां पर बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर सी आपको मिल गया। अब देखो यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई है, पूरे तथ्य लिखे हुए हैं। अगर आपको क्लियर नहीं दिख पा रहा है, थोड़ा सा आप अपनी मोबाइल की जो डेटा है उसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि वैसे भी आप लोगों का डेटा मुझे नहीं लगता है कि कुछ काम में खर्च होता होगा। रील्स वगैरह देखते हैं उससे बेहतर है कि ये जो क्लास है ये अच्छी क्वालिटी में देख लीजिए। चीजें पीछे लगी हुई, पूरी में नहीं पढ़ूंगा मैं, आपको मोटा मोटा बताता हुआ चलूंगा। बस हाँ, ये थोड़ा सा आप अपनी क्वालिटी को इंक्रीज कर लिए ताकि आप लोगों को क्लियर दिख जाए। अगर मान लो फिर भी नहीं दिख रहा है, आपकी मोबाइल की हालत बहुत खराब है, उसमें क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, डिस्प्ले क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है, तो इसकी पीडीएफ आप लोगों के साथ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां पर देख लेना। और अगर फिर भी नहीं देखना चाहे तो मैं जो बोल रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, वहां पर समझ में आ जाएगा। देखो आर्टिकल 325 क्या कहता है, आर्टिकल 325 ये कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना। यानी निर्वाचक नामावली में किसी भी व्यक्ति को शामिल किया जाएगा तो उसको ये 4 आधार यहां पर दे रखे हैं, उनके आधार पर उसको अपात्र नहीं किया जाएगा। कौन से आधार पर, एक तो उसका धर्म क्या है उसके आधार पर, एक मूल वंश, एक जाति या फिर लिंग के आधार पर उसको अपात्र नहीं किया जाएगा निर्वाचक नामावली के मामले में। उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना, न ही वो किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित होने का दावा करेगा। ठीक है ना, ये बात हो गई 325 में लिखी हुई है। 325 में लिखा हुआ है कि जब निर्वाचक नामावली तैयार की जाएगी उसमें सम्मिलित जब किया जाएगा तो उसमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जैसे धर्म है, मूल वंश से, जाति है या फिर लिंग है। ठीक है, 325 हो गया।
326 ये कहता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार पे आधार पर होना, ये 326 लिखा हुआ है। और पहले इसकी उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में इसकी उम्र कितनी है, 18 वर्ष की आयु को क्या माना जाएगा, वयस्क माना जाएगा। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसा मान लो, देखो इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दो योग्यता, एक तो भारत का नागरिक हो, यहां पर लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और ऐसी तारीख से जो समुचित विधानमंडल के द्वारा बनाई गई है, किसी विधि के द्वारा उसके अधीन इस निमित्त नियत की जाए कि कम से कम 18 वर्ष की आयु का हो, और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। 18 वर्ष तो उसकी आयु होनी ही चाहिए। तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष से, भारत का नागरिक है, और अगर कोई ऐसी विधानमंडल की विधि है जिसके तहत उसको अयोग्य नहीं ठहराया गया है, तो वो वोट देने के लिए क्या है, एलिजिबल है। लेकिन जैसे मान लो कि विधि के अधीन मान लो उसे अनिवास, वित्त चित्त विकृति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता, ऐसे निर्वाचन में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेट होने का वो क्या होगा, हकदार होगा। यानी अगर संसद या विधानमंडल ने ऐसी कोई विधि बना रखी है जिसके तहत किसी को अपात्र घोषित कर रखा है, चाहे वो चित्त उसका विकृत हो उसके आधार पर हो, चाहे वो अपराध में शामिल हो, या फिर उसकी कोई अवैध आचरण हुआ हो, तो उसको छोड़ करके बाकी की स्थिति में जो है उसको निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रेशन का क्या है, पूरा अधिकार है। ये 326 लिखा हुआ है। 327 कहता है कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति, और उसके बाद में किसी राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की शक्ति, ये लिखा हुआ है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्जन, यानी न्यायालय उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। और ये बात किससे संबंधित हो रही है, ये परिसीमन से संबंधित मामले की यहाँ पर बात हो रही है। तो निर्वाचन आयोग के संबंध में तो ये लिखा हुआ है केवल, डायरेक्ट अगर आप लोग देखोगे मूल डॉक्यूमेंट देखोगे वहां पर तो सिर्फ ये लिखा हुआ है। बाकी के जो दिन प्रतिदिन के जो अनुभव है, दिन प्रतिदिन की जो अपडेशन हो रहा है, उसके आधार पर टॉपिक हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है। बाकी संविधान में सिर्फ इतनी सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। अब आगे देखते हैं कि और क्या चीजें हैं जो हमें पढ़नी है। अब देखो इसको बेसिक कॉमन सेंस से आप लोग कर सकते हो। पहला है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा जारी की जाती है। ये पहली बात सही है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में वही व्यक्ति नियुक्त किया जा सकता है जिसने भारत सरकार में सचिव के पद के समतुल्य पद धारण किया हो या कर चुका हो, तब जिनसे निर्वाचनों का प्रबंधन और ज्ञान का अनुभव हो। ये दूसरा स्टेटमेंट में हमारा सही है। यानी कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी भारत सरकार में अगर कोई सेक्रेटरी रैंक का व्यक्ति है तो उसको इस पद पर नियुक्त किया जाता है। तीसरा है कि खोजबीन समिति की अध्यक्षता विधि व न्याय मंत्री करता है। ये गलत है। विधि और न्याय मंत्रालय जो है उसका जो सचिव है वो क्या करता है, खोजबीन समिति की अध्यक्षता करता है। अब आप कहेंगे सर खोजबीन समिति कौन सी है, क्या चीज ढूंढ रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में जो समिति फैसला लेती है, जो मैंने आपको बताया था, तो उसको नामों का 5 नाम उसको सजेस्ट करती है ये खोजबीन करके पूरा। तो वो जो खोजबीन समिति है उसमें विधि और न्याय मंत्रालय में जो सचिव है वो क्या करता है, इसको लीड करता है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत है। चौथा है कि चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तब प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। ये बात हमने यहां पर पढ़ी थी। 1 2 4 यहां पर सही है। पहला आंसर क्या है हमारा, एकदम सही है। इसका मतलब प्रधानमंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, और उसके अलावा और कौन होगा बताओ, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री उसमें शामिल होगा। यानी इसमें बहुमत किसका है, सरकार की तरफ का। एक तो प्रधानमंत्री है, उसके अलावा उनका ही कैबिनेट का मंत्री है, तो 2 ये हो गए, विपक्ष का नेता सिर्फ एक है। यानी बहुमत सरकार के लोगों की तरफ है, जिसे वो चाहेंगे उनको बना सकते हैं। लेकिन जब भी इस तरह का कोई समिति बनती है तो उसमें एक चीज होती है कि अगर विपक्ष का नेता डिसएग्री है, वो चीज पब्लिक के सामने तो आती है, तो उसके आधार पर इसमें शामिल किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ए। अगर आप अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब चुनाव आयोग की नियुक्ति की जा रही है तो उसमें एक तो प्रधानमंत्री हो, एक लोकसभा में विपक्ष के नेता हो, और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन आपको बताइए सरकार अलग ही मूड में रहती है। मुख्य न्यायाधीश को उन्होंने शामिल नहीं किया, उन्होंने शामिल किया प्रधानमंत्री के द्वारा नाम निर्दिष्ट कैबिनेट मंत्री को, और वो एक्ट बना दिया। अब आगे आपके सामने कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के द्वारा आम चुनावों के सुधार पर सुझाव देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया 1993 में। इसकी सिफारिशों में शामिल है। तो पहली बात है कि मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आधार पर करवाई जाए, ये इसने सिफारिश की थी दिनेश गोस्वामी समिति ने। किसी भी व्यक्ति को 2 से अधिक
2 से अधिक स्थानों पर चुनाव लड़ने पर रोक हो, ये बात भी इन्होंने सजेस्ट की। इन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन है वो रोटेशन के आधार पर दिया जाना चाहिए, यानी चक्रानुक्रम जो पद्धति है उसके आधार पर रिजर्वेशन हो, और मतदाताओं को फोटो से युक्त पहचान पत्र यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाए, ये भी सुझाव इसने दिया था। तो 1 2 3 4 यहाँ पर क्या है, एकदम सही है, यानी सभी इसका राइट आंसर है, सी इसका सही आंसर है। चारों सिफारिश इसने की थी दिनेश गोस्वामी समिति ने। और याद करो स्टार्टिंग मैंने कहा था कि 1993 में दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश पर इस आयोग को क्या किया गया था, बहुसदस्य आयोग किया गया था दूसरी बार। अब आगे की निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श के द्वारा की जानी चाहिए? तो वो समिति थी दिनेश गोस्वामी। ये बात कही थी दिनेश गोस्वामी समिति ने। और अनूप कुमार का जब केस अगर आप लोग देखोगे जिसमें डिसीजन आया था सरकार का, उसमें सरकार ने भी यही कहा था कि एक तो प्रधानमंत्री हो, एक लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उसमें शामिल होने चाहिए, और ये किसको रिकमेंड करे, राष्ट्रपति को। आंसर क्या है यहाँ पर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री, लोग यहां पर लिख देते हैं प्रधानमंत्री। दूसरा है लोकसभा में विपक्ष के नेता, और उसके अलावा एक है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। पहला, दूसरा और उसके बाद में 3, ये 3 सदस्य इसमें होने चाहिए। ये अंतरिम निर्देश सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में दिए थे, किस केस में सरकार को ये निर्देश दिए थे कि भाई साहब मंत्रिपरिषद की सलाह पर आप इनकी नियुक्ति कर रहे हो, थोड़ा सोचो तो सही। निष्पक्ष तरीके से अगर आपको चुनाव करवाना है, फेयर इलेक्शन करवाना है, विपक्ष का अगर भरोसा रखना है, तो कम से कम इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया थोड़ी सी फेयर होनी चाहिए। तो इन्होंने ये सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने 2023 में अधिनियम लेकर के आई, और उस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, इनको तो हटा दिया और इनकी जगह पर एक नया सदस्य शामिल किया, वो था प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। ठीक है, और ये केस कौन सा था, तो ये केस था अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ के मामले में डिसीजन दिया था, और 2023 का ये पूरा मामला था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना इसके बारे में। अब आगे कि भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो इसको ध्यान से देखना है। पहला, ये निर्वाचन आयोग के गठन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान भारत के संविधान के आर्टिकल 324 को 26 नवंबर 1949 से लागू किया गया, ये बात सही है। हमारा भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्णतः लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन 1949 में कुछ ऐसे आर्टिकल थे तो उस समय बहुत जरूरी थे, उनको लागू करना जरूरी था। जैसे नागरिकता वाला प्रावधान है, एक ये चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है। तो 324 उन चुनिंदा आर्टिकलों में शामिल है जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। तो यहां पर ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि केंद्र निर्वाचन आयोग का केंद्रीय कार्यालय 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया, यानी अस्तित्व में आया, ये भी स्टेटमेंट सही है। अभी हमने थोड़ी देर पहले इसके संबंध में बात कर रखी है। 2 नवंबर 1990 को निर्वाचन आयोग को पहली बार बहुसदस्य बनाया गया, ये बात गलत है। 1989 में ये क्या बना, पहली बार बहुसदस्य बना। 1990 में इसको क्या कर दिया, बहुसदस्य को एकल सदस्य कर दिया, और फिर 1993 में इसको क्या बनाया, बहुसदस्य बनाया। ये देख लो, ये ठीक है ना। तो पहला सही है, दूसरा सही है, एक और दो यहां पर सही है, ए हमारा सही आंसर है। अब आ गया भारत के निम्नलिखित मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करें, यानी इनको थोड़ा सा क्रम से जमाना है। सबसे पहले आएंगे टीएन सेशन, उसके बाद में आएंगे जे एम लिंगदो, उसके बाद में एस वाई कुरैशी, उसके बाद में वी एस संपत, और सबसे बाद में आएंगे सुनील अरोड़ा। ये ध्यान थोड़ा सा याद रखना। और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वो आप लोग बताएंगे, और उसके अलावा जो 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है उसके संबंध में भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो वो कमेंट करके बता देना वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, और उसके अलावा 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो आप लोगों का भी थोड़ा सा विजिट अच्छा हो जाएगा वेबसाइट को लेकर के। वेबसाइट पर देख करके आप ऑथेंटिक बता सकते हैं। अगर आपने करंट पढ़ रखी है आपको याद ही होगा, बेसिकली बहुत आसान सा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग आप लोगों में से उसको बता पाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर आपके सामने स्टेटमेंट है, इसमें से सही कौन सा है।
पहला है कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है, यह भी सही है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है, यह बात गलत है। ये अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को। तो चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो चाहे अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, ये अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं? त्याग पत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये गलत है। सही कौन सा है? ये हमारा सही आंसर है। पहला और दूसरा क्या है? सही है। आदर्श आचार संहिता के संबंध में कौन सा कथन सही है? आदर्श आचार संहिता से संबंधित प्रावधान भारतीय संसद बनाती है, ये गलत है। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इससे संबंधित प्रावधान किए जाते हैं। ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इस तरीके से देखना है, भावनाओं में नहीं बहना है बिल्कुल भी। दूसरा है आदर्श आचार संहिता राज्यों के चुनाव में भी लागू होती है, बिल्कुल लागू होती है। सर्वप्रथम आदर्श आचार संहिता सन 1960 में राजस्थान में लागू हुई। ये राजस्थान देख करके आपको थोड़ा सा इमोशनल नहीं होना, ये लागू हुई थी केरल के अंतर्गत। तो सबसे पहले 1960 में केरल में लागू हुई, यानी ये तीसरा गलत है। चौथा है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कानूनी अपराध है, ये भी कानूनी अपराध यहाँ पर नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? केवल दो हमारा सही है, सी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया आदर्श आचार संहिता के संबंध में। अब ये कुछ समितियां आपके सामने हैं, इन समितियों के बारे में देखना है, इनको कालक्रम से व्यवस्थित करना है। किस समिति का संबंध चुनाव के सुधारों से है? देखो, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। वर्मा समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। सेशन समिति का संबंध चुनाव सुधारों से है। और मोइली समिति का संबंध चुनाव के सुधारों से है। और राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी, यानी पांचों। क्रम पूछे तो ये डेट भी आप लोगों को, ये ईयर जो है ये कम से कम याद होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रम पूछ लिया, ईयर आपको पता नहीं है तो कैसे आंसर कर पाओगे? तो इसका मतलब है कि साथ साथ में आपको ईयर भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कौन सी समिति बनी थी, ताकि जब क्रम पूछे तो आप लोग अच्छे से इसको व्यवस्थित करें। बाकी ये समितियां थोड़ा सा आप लोग इसके बारे में ध्यान रखना। अब देखो, इस प्रश्न को आप लोग पढ़ो, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। परिसीमन आयोग से संबंधित प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा गया है अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा। अब देखो, इसमें एक बहुत तगड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊंगा आपको। ये कह रहा है कि कथन है कि परिसीमन आयोग, अगर इस प्रश्न का जवाब आप लोगों ने ठीक से दे लिया, इसका मतलब आपका पॉलिटी को लेकर कंसेप्ट अच्छा सा क्लियर है। परिसीमन आयोग के संबंध में दो बातें हैं, दोनों बातें एकदम क्लियर होनी चाहिए। प्रश्न में कथन ये कह रहा है कि परिसीमन आयोग कानून की बात कर रहा है, ये गठन की बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है कानून कब आया। एक तो 1952, 1962, 1971 और 2002 में सीमा को निर्धारित करने और क्षेत्रीय विधानसभा की परिसीमा निर्धारित करने के लिए किया गया था। अब देखो, पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि परिसीमन आयोग कानून जो था, परिसीमन आयोग अधिनियम कब कब आया? तो ये अधिनियम आया एक तो 1952 में, एक आया 1962 में, एक आया 1972 में और एक आया 2002 में। जब ये कानून 1952 में आया तो इसके तहत गठन हुआ। परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ? 1952 में ही गठन हुआ। जब ये 1962 में आया तो परिसीमन आयोग का गठन हुआ 1963 में। 1972 में आया तो गठन हुआ 1973 में। और 2002 में आया तो इनका गठन कब हुआ? 2002 में। और ये यहाँ पर क्या हुआ था? गठन हुआ था। यहाँ पर लिखा हुआ है 1971, यहाँ पर लिखा हुआ है, इस वजह से ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ये बारीक बात भी आपको इस प्रश्न में पता होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट देखो कि इसके आदेशों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 329 हमने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि इससे संबंधित जो प्रश्न है वो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होंगे। यानी परिसीमन से संबंधित मामले की ये बात कर रहा है कि उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो यहां पर दूसरा कथन सही है। तो यहां पर केवल एक सत्य है, केवल एक गलत है, लेकिन कथन दो सही है। तो बी हमारा क्या है? सही आंसर है। तो 1952, 1962, 1972, 2002। 1952 में गठन कब हुआ? 1952 में। 1962 का अधिनियम था, गठन कब हुआ? 1963 में। अधिनियम कब का था? 1972 का। गठन कब हुआ? 1973 में। और 2002 का अधिनियम था और गठन भी कब हुआ? 2002 में। तो अगर ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आता है, इसका मतलब है कि आपकी परिसीमन पर अच्छी सी पकड़ है। ठीक है, इसके संबंध में आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ राइट आंसर क्या है हमारा? 20 का सही आंसर है। अब आगे, दिसंबर 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर किसकी अध्यक्षता में एक 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था? देखो, वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में बात चल रही है आजकल। अब
इसके संबंध में अगर आप बात करें तो एक समिति इसके संबंध में बनाई गई थी, इसकी संभावनाओं पर विचार करने के लिए। वो समिति थी रामनाथ कोविंद समिति, हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद समिति। इस समिति की सिफारिश पर एक संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, 129वां संविधान संशोधन विधेयक। और कौन से सदन में लाया गया? तो ये बिल लाया गया लोकसभा में। इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति के पास में भेजा गया, जिसमें 39 सदस्य थे। और इन 39 सदस्यों को लीड कौन कर रहा था? इस समिति का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे पीपी चौधरी। तो 39 सदस्य संयुक्त संसदीय समिति की गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में? तो पीपी चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। तो सी इसका सही आंसर है। तो वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में अगर प्रश्न पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? यहां पर पीपी चौधरी। ठीक है, चलो अब आपके सामने प्रश्न है नोटा को लेकर के। देखो, नोटा का सबसे पहले प्रयोग छत्तीसगढ़ 2013 में लिया गया था, पहली बात सही है। भारत की 14वीं लोकसभा चुनाव 2004 में पूर्णतः ईवीएम का प्रयोग किया गया था, यह भी बात सही है। पहली बार पूरे चुनाव ईवीएम के आधार पर करवाए गए, वो कब के थे? 2004 के। ईवीएम का सबसे पहले प्रयोग 1999 में गोवा के विधानसभा चुनाव में किया गया था, यह भी बात सही है। ईवीएम के जनक कौन है? एम हनीफ जो है, इनको ईवीएम का जनक कहा जाता है, यह भी सही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। चारों की चारों स्टेटमेंट यहां पर एकदम सही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आ गया राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रहे। देखो, प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? ये 2-3 फैक्ट भी याद रखना। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन। नाम देखो कितना प्यारा है, कुमार कैसे? सुकुमार सेन। उसके बाद में जो है वो अगर आप देखें तो प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त, प्रथम महिला लिख देता हूं मैं, उनका नाम है वी.एस. रमा देवी। और ये कैसी हैं? कार्यवाहक। यहां पर ये हो गया। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान से एकमात्र व्यक्ति जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर रहे वो है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ये कहां थे? राजस्थान के डूंगरपुर से है। इनका संबंध किससे है? डूंगरपुर से। इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर नगेंद्र सिंह क्या रहे? अब देखो, परिसीमन आयोग के संबंध में आ रहा है कि परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सामने रखे जाते हैं तो अगर आप देखें तो उसके आदेशों में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। यह भी बात सही है। पहला सही है, दूसरा सही है, सी हमारा यहां पर सही आंसर है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग के, ये थोड़ा सा देखना नया प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के इतिहास के संदर्भ में पहली बार नियुक्त किए गए 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों के पद को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? तो 1990 में इसके पद को समाप्त कर दिया गया। 1989 में नियुक्त किए गए, 1990 में इसको समाप्त कर दिया गया और 1993 में फिर से इसके संबंध में बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। अब आ गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिसको बोलते हैं सीईओ। एक राज्य में चुनाव कार्य की देखरेख करते हैं, उन्हें किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? देखो, एक तो होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि राज्य चुनाव आयोग को लीड करता है, एक होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है उसकी तरफ से प्रत्येक राज्य में भेजा जाता है ताकि वो सारी चीजों को वहां से व्यवस्था अच्छे से कर सके। अब ये भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य सरकार के परामर्श के साथ में क्या किया जा सकता है? उनको नियुक्त किया जाता है। संबंधित राज्यपाल, मुख्य सचिव, निर्वाचन आयोग द्वारा भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श के साथ में ये नहीं है। भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा सुझाए गए पैनल में से भारतीय निर्वाचन आयोग एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की क्या करता है? प्रत्येक राज्य में नियुक्ति करता है। ये पर क्या है? ये हमारा सही आंसर। अब आ गया भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में सही कथन पहचानिए। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1952 को, सही पूछ रहा है, यानी 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट सही है, बाकी के गलत क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। स्थापना 25 जनवरी 1952 को थोड़ी हुई थी, 1950 को हुई थी। अब देखो, जिन्होंने ध्यान से क्लास देख ली है वो तो उनके लिए प्रश्न कुछ भी नहीं है, उनके लिए बहुत नॉर्मल प्रश्न है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और प्रश्न को ठीक से समझना है। पूछ क्या रहा है? सही कथन कौन सा है। पहले जाते ही मैं हर बार कहता हूं कि आप लोगों को पढ़ लेना है कि कथन सत्य पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, वो चीज सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए।
ठीक है। बहुमत और निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1993 से लागू हुई। देखो ये 19, ये भी सही है, बी भी सही है, सॉरी बी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि कब लागू हुई थी? 1993 से। संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदारी क्षेत्राधिकार है, ये बात सही है। अगर किसी भी सदस्य के अंतर्गत निर्योग्यता से संबंधित प्रश्न होगा तो उसका विनिश्चय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। लेकिन किसकी सिफारिश पर करेगा? तो भारतीय निर्वाचन आयोग जो है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति इसके संबंध में काम करेगा। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए। तीसरा सही है, चौथा भी गलत है, ऑब्वियसली गलत है इसे। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है और उनका कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वहां तक होता है। डी भी यहां पर गलत है। और दूसरी बात है कि ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जा सकता है, लेकिन उनका दोनों के रूप में कार्यकाल कितना होना चाहिए? 6 वर्ष से अधिक कार्यकाल उनका नहीं होना चाहिए। और सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष होनी चाहिए। यानी 65 वर्ष से कम हो तो उनको बनाया जा सकता है। यहां पर राइट आंसर होगा हमारा सी, सही आंसर है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण जो एसआईआर करवाया गया था, देखो ये काफी चर्चा में रहा। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी निर्वाचक नामावलियां बनती हैं तो उनको क्या करते रहना है? अपडेट करते रहना है, यानी वो अपडेट हो। तो उसके संबंध में एसआईआर करवाया गया था, बहुत काफी विवादों में भी रहा था। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मतदाता सूची को पूर्णतः अद्यतन सत्यापित करना और उनको सही करना, ये क्या था? इसका उद्देश्य था। अब देखो ये प्रश्न आपके सामने है। अगर आप लोगों ने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया है तो सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में आई थिंक ये प्रश्न पूछा गया था। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। अगर आपको ये प्रश्न आ गया तो इसका मतलब है कि आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। ध्यान से देखना प्रश्न क्या है। प्रश्न पूछ रहा है निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो स्पेशल इन्वेस्ट गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर है उसके संबंध में ये बात कर रहा है। पहला है कि कानून के अनुसार निर्वाचक नामावली में पुनरीक्षण प्रत्येक चुनाव से पहले या फिर आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा है कि अंतिम बार एसआईआर 2002 से 2004 में किया गया था, यह भी बात सही है। 1951 से लेकर के 2004 तक 10 बार एसआईआर हो चुका है, ये बात गलत है। 1951 से 2004 तक 8 बार क्या हुआ है? एसआईआर हुआ है। ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट गलत है। सही कौन सा है? 1 व 2 यहां पर सही है। डी हमारा सही आंसर है। ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों है। अगर आप एक अधिनियम पढ़ोगे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, उस जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की एक धारा है, धारा 21। ये बात करती है कि जो निर्वाचक नामावलियां हैं उनको अपडेट किया जाएगा, उनको संशोधित किया जाएगा। ये धारा 21 बात करती है। और इसी के तहत सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन जो पुनरीक्षण से उसको गठन किया जाता है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि इसके संबंध में जो भी निर्वाचक नामावलियां हैं उसको अपडेट किया जाता है। अगर कोई नाम हटाने हैं तो वो हटाया जाता है, कोई नाम जोड़ने हैं तो वो जोड़ा जाता है, यानी मॉडिफाई किया जाता है जो भी। और ये एक ठीक बात भी है, अगर मंशा अगर सरकार की सही हो इसके संबंध में, कोई इसके संबंध में और उल्टी सुल्टी जो सोचे हैं वो ना हो, तो ये अनिवार्य है। ये 8 बार हो चुका है अब तक। 1951-52 में हुआ, उसके बाद में लगातार होता रहा है। और ये 8वीं बार कब हुआ है? 2002 से 2004 में हुआ था। और अब कौन सी बार हुआ? 9वीं बार हुआ था। तो ये बात हो गई। तो पहली बार क्या है? डी आंसर का सही आंसर है। 9वीं बार अब होगा। 1951 से लेकर के 2004 तक 8 बार ये हो चुका है। राइट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है। तो ये हो गया हमारे किसके संबंध में? निर्वाचन आयोग के संबंध में सारी सारी बातें हो गई। एक तो हमने इसका गठन पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में सदस्य संरचना है वो पढ़ ली, नियुक्ति के संबंध में क्या विवाद थे वो मैंने आपको बता दिए, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से थे वो मैंने आपको बता दिए, और उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसके संबंध में, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी। अब एक चीज मैं आपको लोगों को यहाँ पर बताकर जा रहा हूँ। आप लोग जो भारतीय संसद है या फिर लोकसभा है उसकी वेबसाइट पर आप जाएंगे और लोकसभा की वेबसाइट पर जाकर के देखेंगे कि वर्तमान में लोकसभा की स्थिति क्या है। क्योंकि ये प्रश्न भी आप लोगों के करंट से जोड़ करके पूछा जा सकता है कि संसद या जो लोकसभा के जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएंगे और वर्तमान स्थिति देखेंगे, किस पार्टी के पास में कितनी सीटें हैं, कौन सी सीट यहाँ पर खाली है, उसके बाद में महिला सदस्य कितनी है इसमें, ये सारी चीजें आप लोग देखेंगे वहां जाकर के। राज्यसभा में भी यही देखेंगे कि राज्यसभा में कुल सीटें कितनी खाली है
उसके बाद में महिला सदस्य कितनी है राज्यसभा में, ये दोनों चीजें आप लोग अपडेट रहना एकदम। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है, उसके संबंध में भी आप लोग वेबसाइट पर जाकर के चेक करेंगे। देखो, मैं हर एक क्लास में आप लोगों से कहता हूं कि मैं तो आप लोगों को यहाँ पर सब कुछ करवा रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। जब आप खुद वेबसाइट पर जाओगे ना, उसका मजा आपको लगाएगा, कुछ ऑथेंटिक चीजें वो आप देखेंगे। अगर आप ये सर वाला क्वेश्चन देखोगे ना, तो बहुत सारी जगह पर इसमें 10 लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप जब ये सर्च करोगे कि SIR जो है इसका इतिहास क्या है, भारतीय निर्वाचन आयोग अगर आपने आगे लिख दिया, या फिर जैसे चैट जीपीटी वगैरह से पूछ सकते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग में 1951 से लेकर के 2004 तक कितनी बार SIR हुआ, वो कहेगी इतनी बार हुआ, 10 बार हुआ। उसने 10 बार बताया, मैंने पूछा तो मैंने कहा कि गलत है ये चीज, 8 बार हुआ है, आप दोबारा चेक करो। उसने दोबारा कितनी बार बताया, 8 बार बताया। फिर मैंने चैट जीपीटी से कहा कि 8 बार जब आपने बताया तो ये इसका सोर्स क्या है, आप सोर्स पे बताओ। तो उसने डायरेक्ट वो पेज ओपन कर दिया जिसपे ये सोर्स लिखा हुआ है, भारतीय निर्वाचन आयोग की पीडीएफ। जैसे मैंने पीडीएफ ओपन की, वहां पर लिखा हुआ था 1951 से लेकर के 2004 तक 8 बार क्या हो चुका है, SIR हो चुका है, और अब 9वीं बार हो रहा है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें उस पीडीएफ में लिखी हुई थी, लेकिन एक तथ्य वहां पर लिखा हुआ था, और आरपीएससी ने उसी ही तथ्य से ये प्रश्न पूछा है। तो मैं बार बार इसलिए आपको फोर्स करता हूं कि आप थोड़ा सा खुद प्रयास करें, क्योंकि पॉलिटी एक डायनामिक सब्जेक्ट है, वाइड सब्जेक्ट है, इसमें प्रश्नों का स्तर जो है बहुत अच्छा पूछा जाता है, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। तो आप खुद के स्तर पे भी प्रयास करें, बाकी मैं आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो होपफुली आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और कैसा लगा उसके संबंध में आप लोग कमेंट कर भी सकते हैं। और उसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद में आप लोग ये भी बताएं कि आप और कौन सा टॉपिक है पॉलिटी का जो आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से एक और नई क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।